चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप सभी देखोगे कि सम्राट अशोक ने जो है अपनी प्रजा को कुछ संदेश दिया है, अपने प्रजा को जो है कुछ मैसेज किया है, कुछ मैसेज दिया है। वह क्या है? और इसी मैसेज पर, इसी संदेश पर जो है यूपीएससी ने 2020 में जो है क्वेश्चन पूछ लिया था। और इसी के नाम पर एनसीईआरटी के महंगे महंगे कोर्स वगैरह भी बेच लिए गए हैं। तो आप इसे देख सकते हो। इसमें कहा गया है कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें बिल्कुल और बिल्कुल जो है क्या है, तो बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है। हर किसी को जो है दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की जो है बुराई करता है, तो वह असल मायने में अगर देखा जाए तो वो अपने ही धर्म की जो है क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपने ही धर्म की जो है बुराई कर रहा है। तो इसलिए जो है हमें सभी के धर्मों का, सभी के धर्मों का जो है क्या करना चाहिए, तो आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अभी आप सभी ने जो है देखा होगा कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं। वहीं अगर बाहर के देशों को देखा जाए तो वो जो है अपने प्रगति को लेकर जो है, आने वाले भविष्य को लेकर जो है काफी चिंतित हैं और काफी अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा भारत क्या कर रहा है कि जो भी इतिहास में गड़े हुए मुर्दे हैं, गड़ी हुई बातें हैं, उनको खोद के निकाल रहा है और उसी पर जो है लड़ाई झगड़ा दंगा कर रहा है। और कुछ हमारे अनपढ़ जाहिल गंवार नेता जो हैं, न आता है कुछ, न जाता है कुछ, और कुछ भी बोलने लगते हैं। कहीं इनको अंधभक्त कहेंगे, कहीं उनको अंधभक्त कहेंगे, पता नहीं कहां से जाके मटेरियल उठा लाते हैं और अपना जो है शब्दों का तीर चलाते हैं। न कुछ आगा देखेंगे, न पाछा देखेंगे, बोल क्या रहा हूं, सही है गलत है, न रिसर्च करेंगे, न कुछ, बस भेड़ चाल की तरह कूड़ा करके उठा लाएंगे और किसी पर जो है कुछ भी बोल देंगे और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है नियम बनना चाहिए। ये भी अगर कुछ बोलते हैं तो दंड वगैरह तो दिया ही जाना चाहिए। अभी वो बिहार वाला जो चच्चा था, है ना, कैसे देखो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। लेकिन आप सभी को पता है ना कि ये भारत देश है, जिसके जेब में पैसा है वो जो है माई बाप बना हुआ है। अभी कोई वही चीज जो है कोई गरीब वगैरह होता या कोई अन्य होता तो उस पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाता, लेकिन उस आदमी पर कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। तमाम हरकतें वो करता रहता है ना। तो ऐसे आदमी को क्यों आपने जो है रखा है, उसको निकाल के फेंको। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग अभी एक हाल फिलहाल में जो है कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, सनी देओल जी ने जो है उसमें किरदार किया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बुरे हैं, दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग जो है अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो तमाम ये जो कूड़ा करकट आ रहे हैं चिलगोजे, इनको भी जो है हमें दूर करना चाहिए और कहीं ना कहीं इन सब बातों से जो है हमें सीख लेना चाहिए। हमें गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना नहीं चाहिए, अगर उखाड़ते भी हैं तो हमें उसे जो है आराम से सुलझाना चाहिए, ना कि दंगे वगैरह करना चाहिए। तो मूर्खता की भी हद होती है। भक्ति और गोबर भक्ति दोनों में जो है डिफरेंस है। इस बात को जो है आप हमेशा जो है याद रखे रहना। आपने देखा होगा ना बेंगलुरु वाला जो रथ है ना, कितनी मूर्खता पूर्ण लेकर उसको चल रहे थे। बताओ, भक्ति और अंधभक्ति में काफी डिफरेंस होता है ना। उसको आप जो है अच्छे तरीके से बांध लेते हैं ना, रथ वगैरह था तो उसको अच्छे से बांध के ले जाते। अब उसमें जो है काफी मनुष्य लेकर उसको चल रहे थे। ये तो कहो अपोजिट साइड गिरा, जिस साइड जो है कम आदमी थे। लेकिन तो मूर्खता और भक्ति अंधभक्ति सब में डिफरेंस है, सब में अंतर है। इन बातों को जो है आप सभी को सीखना है, समझना है और इन गधों बेवकूफों को समझाना भी है ना। तो इस तरीके से जो है आपको यहां से, जहां से शिक्षा मिल रही है वहां से तो आप शिक्षा नहीं लोगे, आप जाओगे व्हाट्सएप वाला ज्ञान बटोरने, है ना। व्हाट्सएप ज्ञानी, बहुत सारे व्हाट्सएप ज्ञानी हैं, एक एक से जो है ज्ञान लपेटते रहते हैं, देते रहते हैं, ना किसी काम का, ना किसी काज का, है ना। चौराहे बाजे वाली ज्ञान आप देख लो। जिसको कुछ भी नहीं आता जाता होगा चौराहे पर जाकर वो भी जो है किसकी, राष्ट्रपति की बुराई करेगा, है ना। और जो जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता होगा वो भी जो है भारतीय क्रिकेटरों, भारतीय खिलाड़ियों को जो है बुराई करेगा कि ये तो जो है खेल ही नहीं पा रहा, ये तो जो है रन ही नहीं ले पा रहा है।
अरे गधों बेवकूफों, अगर आपको वहां भेज दिया जाए ना तो आपके पांव जो है ना, पांव ऐसे थरथराएंगे। अभी कुछ भी यहां से दिया जा रहा है, आप इसे जो है नहीं लोगे, है ना। और आप कमेंट के माध्यम से पता नहीं क्या क्या खुरापाती मैसेज जो है करते रहते हो। अभी 5 मिनट भी, यहाँ 5 मिनट तो छोड़ो, अभी 1 मिनट भी बोल के दिखा दो तो जानू। अभी जैसे कैमरे के सामने पड़ोगे ना, वैसे जो है तुम्हारे पाँव के नीचे से जो है जमीन डोलने लगेगी, पाँव वगैरह जो है हिलने लगेगा। तो आपको क्या करना है, भक्ति और गोबर भक्ति दोनों में जो है अंतर करके जो है चलना है। समझ में आ गई होगी बात। तो यही सब चीजें ही बताई जा रही है। आजकल क्या हो रहा है कि अपने धर्म को जो है इतना इतना अच्छा बताएंगे, इतना अच्छा बताएंगे, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा करने से जो है लोग पीछे बिल्कुल भी हटेंगे ही नहीं। तो यहाँ जो है, यहाँ से शिक्षा लो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आपसे दिया गया है अध्याय 8, यानी कि अब हम लोग जो है एंट्री ले चुके हैं किसमें, अध्याय 8 में। तो अध्याय 8 में हम लोग जो है थोड़ा बहुत लोहे का चर्चा लेंगे। आपने देखा होगा कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं, चाहे मृदभांड आ रहा है तो पूरी की लिस्ट जो है आप ले लो। कोई भी चीज जो है कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकती है, उसकी जो है मैंने पूरी की पूरी जो है लिस्ट वगैरह देने का प्रयास किया है। पूरा का पूरा जो है वहां से आपका जितना भी डाउट बन रहा है सब कुछ जो है समाप्त करते चल रहा हूं। और परीक्षा के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, सबको जो है मैं समेटते हुए चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसे में जो है आप सभी का कर्तव्य भी बनता है कि आप सभी अपना भी फर्ज निभाओ। आप जो है इस वीडियो को जो है और लोगों तक भी शेयर करो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि अच्छी बातें, अच्छी चीजें जो है आप तक पहुंचे। तो यहाँ जो है इस अध्याय में हम लोग जो है लोहे के विषय में चर्चा लेने वाले हैं। लोहा, है ना। जैसे ही लोहे का जिक्र आता है, सबसे पहले कहाँ आया, कैसे आया, है ना, प्रथम बार कहाँ प्रयोग हुआ, क्या कैसे मिला, तमाम जो है आपके मन में डाउट उत्पन्न होते रहते हैं। तो हर एक डाउट जो है अब जो है दोबारा आप सभी के सामने जब भी लोहे का जिक्र आएगा, आप सभी जो है ऐसे तन के खड़े हो जाओगे और चाहे जो लोहे से क्वेश्चन पूछेगा तुरंत उसको जो है प्रत्युत्तर आप दोगे। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है लोहे के विषय में जानकारी। तो लोहे के विषय में हम लोग जानेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है मथुरा के विषय में जानेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग जो है आहत सिक्कों के विषय में पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है संगम साहित्य वगैरह के विषय में जो है चर्चा लेने वाले हैं। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात यहीं और क्लियर करता चलूं कि जैसे जैसे अब आपका 8वां अध्याय आएगा, 9वां आएगा, है ना, 10वां आएगा, 11वां आएगा, तो आपने जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें तक पढ़ा था, वही सारी चीजें, बहुत सारी चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी, दोहराई जाएंगी। तो ऐसे में मैं उन सब चीजों को जो है बाइकाट करता चलूंगा, उनको जो है हटाता चलूंगा, उनको स्किप करता चलूंगा। आप मार्केट में चले जाओ, किसी का भी लेक्चर उठा लो, उन्होंने जितना भी कूड़ा करकट है सारा का सारा बटोर कर जो है आपको दे दिया है। अगर उनसे आप उनके जो है खरीदे हुए बैच में जाओगे तो वो काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, और एनसीईआरटी में जितना कूड़ा करकट है बाइकाट करके आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजों को सीक्वेंस से जोड़कर पढ़ाएंगे। लेकिन जब वो लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, आप चाहे किसी की भी वीडियो उठा के जाओ देख लो, जब वो लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो जितना भी कूड़ा करकट है सब आपका समेटने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी पढ़ाई हमको नहीं करना है। जो जरूरी है, जितना जरूरी है, उन सब चीजों को हमें देखते चलना है। मैंने देखा है काफी ब्रांड ब्रांड शिक्षक भी जो है कूड़ा करकट बटोर के लाते हैं, और जो चीजें रिपीट हो रही हैं उनको फिर से जो है रिपीट करके दोहराते हैं, बार बार वही चीज पढ़ा देते हैं। ऐसे में नुकसान किसका हुआ, आप सबका हुआ। उनका तो कुछ नहीं जाएगा, उनका क्या जाएगा, उनको तो क्या मिलेगा, व्यूज मिलेगा, है ना, वॉच टाइम वगैरह बढ़ेगा, उनका तो काम चलेगा चलेगा। लेकिन दिक्कत किसको आएगी, मुसीबत किसको आएगी, आपको आएगी। तो निर्णय किसको लेना है, आपको लेना है। आपको जो है चुनाव किसका करना है, सही चीजों का करना है, या जो आपको केवल और केवल जो है आपके इससे खेला जा रहा है वो चीज लोगे। निर्णय आपको लेना है, निर्णय जो है आपको करना है। तो इन सब बिंदुओं के विषय में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं।
और मैंने आप सभी से कहा भी कि एनसीईआरटी जो है आपकी काफी बिखरी हुई है, काफी बिखरी हुई है। जैसे अगर हम लोग मथुरा की बात करेंगे तो एनसीईआरटी ने 8वें अध्याय में दे रखा है कि मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी है, और 9वें अध्याय को जब आप देखोगे तो वही जो है एनसीईआरटी कहेगी कि कुषाणों की दूसरी पहली राजधानी जो है पेशावर है। यानी कि एक फैक्ट यहां दे रहा है तो अगला फैक्ट अगले अध्याय में। तो ऐसे में जो है हम लोग जो है चीजों को समेटते भी चलेंगे, इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, है ना। चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और जो चीजें रिपीट होंगी उनको जो है हम लोग तुरंत स्किप भी करते चलेंगे। इतनी बात आप जो है नोट रखो। आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ोगे तो आगे लोहे के विषय में जो है आपसे बातें कही जा रही हैं। तो मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया था, महापाषाण कब्रों के विषय में काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था। समझ में आई बात। तो हमें सबसे पहले लोहा कहाँ दिखा था, तो हमें महापाषाण कब्रों में जो है लोहे के कुछ औजार वगैरह, हथियार वगैरह जो है बड़ी संख्या में देखने को मिले थे, है ना। कहाँ देखने को मिले थे, तो महापाषाण कब्रों में। और महापाषाण कब्रों के विषय में मैंने जो है काफी विस्तार से आपको पढ़ा दिया था। अब जो है आपको महापाषाण मैंने बताया भी था कि अब जो है दोबारा आपको महापाषाण के विषय में जो है कहीं से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जो है मैंने पीछे जो है आपकी चर्चा कर दिया था। तो उसका टाइम जहां जहां है, जहां जहां वो चल रहा है, वहां हर जगह जो है महापाषाण कब्रों में लोहा देखने को मिलेगा। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि महापाषाण कब्रों में भी हमें लोहा मिल रहा है। ये चीज मैंने वहां बता दिया था, लेकिन सीक्वेंस बनाने के लिए जो है मैं एक एक लाइन वहां का फिर से लेकर आया हूं, है ना। तो ये हो गया। तो आपने समझ लिया ना कि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जो है महापाषाण कब्रों से जो है हमें लोहे के अवशेष, साक्ष्य वगैरह जो है मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया था वैदिक काल, और वैदिक काल में भी मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल को हम लोग जो है दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आप जब ऋग वैदिक काल को देखोगे, इसी ऋग वैदिक काल को जो है पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ जो है धातु का ज्ञान जो है हो चुका था, है ना। क्या हो चुका था, धातु का ज्ञान हो चुका था, लेकिन अभी जो है यहाँ लोहा नहीं आ रहा है। यहाँ अभी जो है वैदिक काल में, है ना, ऋग वैदिक काल में अभी जो है आपको लोहा देखने को नहीं मिल रहा है। समझ में आई बात। यहाँ तांबा मिल रहा है, यह जो है ताम्र पाषाण काल का हिस्सा था। और मैंने आपको जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि कांस्य युगीन सभ्यता है ना, ताम्र पाषाण सभ्यता जो है वो आपका जो है कांस्य युगीन सभ्यता जो है आपका ताम्र पाषाण सभ्यता जो है, एक तो हड़प्पा के पहले आता है, एक तो हड़प्पा के बाद आता है। तो इसकी चर्चा जो है मैंने पीछे कर दिया है ना। तो यहाँ जो है अगर ऋग वैदिक काल को देखोगे तो यहाँ भैया धातु का ज्ञान हो चुका है, और ये जो है ताम्र पाषाण काल का हिस्सा है। ताम्र यानी कि तांबा, है ना। तो ताम्र पाषाण काल का हिस्सा है, और यहाँ जो है तांबे के क्या बनाए जा रहे हैं, तो रथों वगैरह का जो है निर्माण हो रहा है ना। रथों का निर्माण हो रहा है, वज्र बन रहे हैं भैया, कटार वगैरह बन रहा है, शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट वगैरह बन रहा है। जैसे आप सभी देखते होंगे युद्ध में जो है ऐसे सिर वगैरह पर लगा देते हैं, तो इससे जो है तीर सिर वगैरह में ना लगे, है ना। क्योंकि अगर सिर वगैरह में तीर लग जाएगी तो जल्दी से जो है मृत्यु हो जाएगी, जबकि और कहीं लगने पर थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये लोग तांबे वगैरह के रथ वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन धातु का खोज हो गया है, धातु का ज्ञान हो गया है, लेकिन अभी यहाँ जो है लोहे का आगमन नहीं हुआ है। तो मैं जब आपको बता रहा था उत्तर वैदिक काल, क्या बता रहा था, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में पहली बार जो है हमें लोहा देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले लोहे का कॉन्सेप्ट कहां आ रहा है, तो आप कहोगे उत्तर वैदिक काल में। आप बहुत जगह जाओगे, बहुत सी किताबें पढ़ोगे, तो वहां जो है ये आपको कंफ्यूजन ही उत्पन्न करेगा, और अलग अलग प्रकार से जो है डाटा दिया रहेगा। लेकिन ये वाला जो है आप हमेशा नोट रखे रहिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है हमें सबसे पहले लोहा देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम इसे जो है प्रथम लौह युग कहते हैं, है ना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए जो है हम इसे प्रथम लौह युग कहते हैं। यहाँ आप देखोगे अभी भी इसमें जो है कुछ कमियां हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ जो है केवल और केवल जो है अभी युद्धक हथियार बनाए जा रहे थे, है ना। और आप एक स्थान देखोगे उत्तर वैदिक काल का, वह है सुनेरी।
सुनेरी से जो है लोहा गलाने की क्या मिली है, तो लोहा गलाने की भट्ठी आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, तो लोहा गलाने की भट्ठी जो है सुनेरी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, तो द्वितीय लौह युग देखने को मिल रहा है। और आप जो है 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान देखोगे तो पहली बार जो है कृषि कार्य हेतु जो है क्या हो रहा है, लोहे का प्रयोग हो रहा है। मैंने पीछे के अध्याय में आपको बता दिया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दो नए परिवर्तन हो रहे हैं। वो दो नए परिवर्तन क्या थे, एक तो धान की रोपाई हो रही है और दूसरा हो रहा है कि लोहे के जो है अब फाल वगैरह जो है बनने लगे हैं, उससे खेत की जुताई जो है आसान हो गई। तो इसकी चर्चा मैंने पीछे दे दिया है, सबकी चर्चा पीछे दे दिया है, लेकिन लोहे का जिक्र जब आया तो एक जो है आपको पूरा का पूरा जो है ओवरऑल व्यू मिल जाए, इसलिए जो है मैंने यहाँ सारी चीजों का जो है समावेशन कर दिया। अब जो है अब कोई भी कहे कि लोहे के विषय में बता दो तो आप जो है तुरंत बता ले जाओगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले का दौर अगर देखा जाए तो यहां हमें क्या मिलेगा, लकड़ी के हल मिलेंगे। ये बात आप नोट रखना, ये बात आप जरूर नोट रखना कि अगर हम लोग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की बात करेंगे तो वहां हमें लकड़ी के हल मिलेंगे। अगर हम इसके बाद के कालखंडों को देखेंगे तो लोहे का आगमन हो ही गया है, लोहा मिलेगा। तो ये थी लोहे की चर्चा। आशा करता हूं आपको मजा आया होगा और दोबारा आपको जो है लोहे के विषय में आप भुलाए नहीं भूलोगे। इतनी बात जब आप समझ लेते हो तो यहाँ जो है आपका एक शब्द दिया जा रहा है। क्या है शब्द, शब्द है बेल्लाल। क्या है, शब्द है बेल्लाल। तो बेल्लाल का मतलब है तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी, है ना। जैसे आपका कोई नाम है, उस नाम से आपको बुलाया जाए तो आप जो है प्रेजेंट होते हो। सेम उसी प्रकार जो है तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उनके लिए क्या नाम उपयोग होता था, क्या नाम लिया जाता था, तो बेल्लाल नाम लिया जाता था। हमारे गांव वगैरह में जो है बेलल्ला करके बुलाते हैं। बेलल्ला यानी का जो मोटे दिमाग का हो, जिसके पास दिमाग कम हो। तो आपने बाहुबली देखा होगा, बाहुबली में देखा होगा कि बल्लाल देव है थोड़ा मोटे दिमाग का रहता है। तो उसी आधार पर जो है इससे याद कर सकते हो कि तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों के लिए जो है बेल्लाल शब्द का प्रयोग होता था। समझ में आ गई होगी बात। और ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे भी गए हैं, यहाँ तक कि आपका श्रेणी वगैरह से भी क्वेश्चन बना दिया गया है। इन शब्दों को हल्के में मत लेना। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राचीन काल में इस शब्द का क्या मीनिंग है, तमिल क्षेत्र में जो है इस शब्द का क्यों प्रयोग होता था, मध्यकाल में इस शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है ना। हाल फिलहाल में अखबारों में देखा गया ये वाला शब्द, इसका क्या मीनिंग है, किस लिए प्रयोग होता है। तो तमाम तरीके से जो है शब्दों पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस भ्रम में मत रहना कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये आप समझ सकते हो, है ना। और इतनी बात जो है आपको समझ में भी आ गई होगी। तो यहाँ उड़वार, उड़वार शब्द का मतलब है साधारण हलवाहे। जो साधारण हलवाहे थे उनके लिए उड़वार शब्द का प्रयोग होता था। और भूमिहीन मजदूर या दासों के लिए जो है कडेसियर या आदिमयी शब्द का प्रयोग होता था। और गृहपति या गहपति को जो है, ये लोग जो है स्वतंत्र कृषक होते थे। स्वतंत्र कृषकों को क्या कहा जा रहा है, तो गृहपति या गहपति। और श्रेणी क्या होता था, तो श्रेणी जो है शिल्पकारों या व्यापारियों का संघ होता था। शिल्पकारों या व्यापारियों का संघ क्या कहला रहा है, तो श्रेणी कहला रहा है। तो श्रेणी भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे बढ़ चलते हैं। आगे आपका जो है शब्द दिया जा रहा है ग्राम भोजक। अब ये ग्राम भोजक शब्द का क्या अर्थ है, ग्राम भोजक पद जो है किसे दिया जा रहा है ना। तो आइए देख लेते हैं। तो देखो, प्रधान व्यक्ति या बड़े भूस्वामी को, जो प्रधान व्यक्ति होता था, जो बड़ा भूस्वामी होता था, उसको जो है ये पद दिया जाता था। और ये पद जो है क्या था, अनुवांशिक था। जैसे समझ लो ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, ये जो है इस पद पर क्या है, विराजमान है। फिर इसका बेटा जो है ये वाला पद पाएगा, फिर इसके बेटे का बेटा जो है ये पद पाएगा, फिर इसके बेटे का बेटा जो है ये वाला पद पाएगा। तो यही है आपका अनुवांशिक, है ना। यही है अनुवांशिक। आप जब विज्ञान वगैरह को पढ़े होंगे तो अनुवांशिक शब्द से आप जो है चिर परिचित होंगे।
समझ में आ गई होगी बात। तो ये ग्राम भोजक एक पद था और ये पद जो है किसे मिलता था, तो प्रधान व्यक्तियों को या बड़े भूस्वामियों को मिलता था। और ये पद जो है क्या था, अनुवांशिक था। और इनका काम क्या था, ग्राम भोजकों का काम क्या था, तो ग्राम भोजकों का काम था कर वसूली। कौन सा काम था, क्या काम दिया जाता था, तो भैया जाओ कर वसूलना तुम। और कभी कभी जो है इन्हें न्यायाधीश और पुलिस का भी काम जो है दे दिया जाता था, है ना। कभी कभी जो है इन्हें न्यायाधीश और पुलिस का काम भी सौंप दिया जाता था, दे दिया जाता था कि भैया ये वाला भी जो है मैटर आप ही सलटा लो, आप ही जो है निपटा दो, है ना। तो ऐसे में ये सब काफी पावरफुल वैसे भी, है ना, पावरफुल तो है ही, शक्तिशाली तो है ही, और भी जो है इनमें शक्ति आ जाती थी, ये आप देख सकते हो, है ना। तो ग्राम भोजक शब्द का भी मतलब जो है आपने समझ लिया, आपने जान लिया। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को जो है संगम साहित्य कहा जा रहा है, संगम साहित्य कहते हैं। देखो एक बार, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। समझ में आ गई बात, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे। संगम, है ना, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में जो है इनका संकलन किया है ना, इसीलिए जो है ये संगम साहित्य कहला रहा है। तो संगम साहित्य के विषय में आप सभी ने समझ लिया। यहाँ मैंने जातक कथाओं के विषय में जो है पीछे थोड़ी चर्चा दे रखी है, तो यहाँ देख सकते हो। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में जो है क्या है, प्रचलित थी, और बौद्ध भिक्षुओं ने जो है इनका संकलन किया, है ना। जो आम लोग हैं, मैंगो पीपल, जो आम लोग हैं उनमें क्या प्रचलित थी, तो उनमें जातक कथाएं प्रचलित थी, और आम लोग जो है जातक कथाएं वगैरह करते थे, बताते थे, है ना। तो उसी सब को जो है मिलाकर इन्होंने क्या कर दिया, किताब लिख दिया, संकलन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे आप उधर देखोगे कबीर को, है ना, कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, है ना। उन्होंने साफ साफ स्वीकार लिया कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं। और उनके शिष्य ने उनका जितना भी उन्होंने सब कुछ कहा था, सब कुछ बताया था, जो भी ज्ञान की बातें कही थी, सारा कुछ जो है समेट कर क्या बना दिया, बीजक बना दिया। सेम उसी प्रकार जो है ये जातक कथा आम लोगों में प्रचलित थी, और बौद्ध भिक्षुओं ने जो है इसका संकलन कर दिया, भैया किताब बना दिया। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है वलय कूप के विषय में। तो वलय कूप का प्रयोग जो है गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए जो है किया जाता था। प्रायः ये वलयकूप जो है लोगों के घरों में होते थे। यह जो है गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर बनाए जाते थे या रखे जाते थे, लगाए जाते थे, कुछ भी आप समझ लो। वलयकूप, वलय यानी कि कूप, कुआं, एक टाइप का कुआं ही समझो। अभी जो है मैं चित्र दिखाता हूं, आपको जो है एकदम से समझ में आ जाएगा। तो ये जातक कहानियां, जातक कथाएं आप देख सकते हो। और आप सभी ने अगर बचपन में कहानियां सुनी होंगी, तो बचपन में एक एक सी कहानी सुनाई जाती थी, जो आज के दौर में अगर आप उनको याद करते होंगे, तो आप कहते होंगे कि अच्छा बेवकूफ बनाया जा रहा था, है ना। आपसे कहा जाता था कि चांद पर जो है तमाम प्रकार के आदमी रहते हैं, तुम्हारे दादा रहते हैं, तुम्हारी दादी रहती हैं, लेकिन क्या, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं है। बचपन में आपको कहानी, हमें तो बहुत कहानियां सुनाई गई थी, हमें तो एक एक से कहानी सुनाई गई थी। उसमें तो बताया जा रहा था कि एक हमारे घर के पास ही बगल में जंगल था, वहां बताया जा रहा था कि एक बड़ा सा घोड़ा है जो रात के 12 बजे जो है उड़कर आता है और फिर उड़कर चला जाता है। अब सोचो घोड़ा कहीं उड़ता है, तो कितना हमारा जो है हमको बेवकूफ बनाया जाता था, है ना। तो यहाँ देख सकते हो जातक कथाएं वगैरह हैं। यहाँ आप तमिल के साहित्य वगैरह को देख सकते हो। और यहाँ आपका लगा है गुसल खाना, है ना, वलय कूप, वलय कूप, है ना। तो वलय कूप अब आप समझ गए होंगे, जो तो गांव से होंगे उनको तो देखते ही चुटकियों में वो समझ जाएंगे, तो भैया यही है वलय कूप, और इसका प्रयोग जो है किस टाइप से हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो। सर्कल टाइप का जो है बनाया जा रहा है, और नाले वगैरह, कूड़ादान वगैरह के लिए जो है इसका प्रयोग हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहाँ आपसे दिया जा रहा है बेरी गाजा। क्या, बेरी गाजा, तो बेरी गाजा जो है भरूच का यूनानी नाम है, और ये एक पत्तन है। यहाँ से कुछ चीजें जो है आयात हो रही हैं, और कुछ चीजों का जो है निर्यात आयात वगैरह हो रहा है। आयात निर्यात वगैरह को जो है हमने पीछे पढ़ लिया है, पीछे जान लिया है
है ना। पीछे पढ़ लिया है, पीछे जान लिया है, पीछे समझ लिया है, तो आपको आयात और निर्यात में जो है कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो बेरी गाजा से शराब हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, शीशा हो गया, मूंगा हो गया, पुखराज हो गया, कपड़े हो गए, सोने हो गए, चांदी हो गए, और सिक्कों का जो है क्या किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है। और हिमालय की जो है जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन और सूती कपड़ा, रेशम, और यहाँ तक कि जो है सेंट, परफ्यूम वगैरह जो है का जो है क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहाँ आपसे दिया गया है आहत सिक्के। आहत सिक्कों के विषय में मैंने आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब पढ़ा रहा था तो वहां कुछ चीजें बताई थी। आप चाहो तो वहां वाली चीजों को उठा कर ला कर यहाँ रख सकते हो, और यहाँ वाली चीजों को, आप यहाँ वाली चीजों को वहां लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इन चीजों को उठा के वहां लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ गई बात। मैंने कुछ चर्चाएं पीछे दे रखी है, जोड़ लेना आप सभी। तो यहाँ जो है आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार होते थे, और कभी कभी जो है वर्गाकार भी देखने को मिलते हैं, और कभी कभी जो है गोलू से मिलते हैं, है ना। तो ये हो गए टाइप, है ना। कितने टाइप के होते थे, चौकोर भी होते थे, आयताकार भी होते थे, कभी कभी गोलू वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है धातु की चादर को काट कर या धातु के जो है चपटे गोली, है ना, चपटे गोली से बनाए जाते थे, है ना। और सिक्कों पर आपको एक बात जो है जानकर आश्चर्य होगा, और जिस पर जो है क्वेश्चन बना सकता है, अगर बना देगा तो इसमें भी जो है काफी लोग नहीं कर पाएंगे, काफी लोग नहीं बता पाएंगे, है ना। आपसे कह दिया जाए कि इसमें क्या लिखा रहता था, है ना। बस आपसे कहना है कि इसमें क्या लिखा रहता था, पाली भाषा में लिखा रहता था, प्राकृत में लिखा रहता था, या संस्कृत में लिखा रहता था, या अरबी में लिखा रहता था, है ना। तीन दे दिया और उसके बाद इनमें से कोई नहीं कर दिया चौथे विकल्प में, तो आप जो है कुछ ना कुछ लगाने जाओगे, किसी ना किसी भाषा में आपका दिमाग जो है वहां भटकाया जा रहा है आपका, कि इसमें कुछ तो लिखा ही होता ही नहीं था। आपको चौथा विकल्प जो है इनमें से कोई नहीं है वो वाला पकड़ना होगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो सिक्कों पर जो है कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर जो है कुछ चिन्ह, ठप्पे यानी कि आहत करके जो है बनाए जाते थे, इसीलिए जो है ये आहत सिक्के कहलाते थे। जैसे मान लो ये मिट्टी का गोला ले लो, और इस पर जो है कोई भी आप आकृति बनाना चाहते हो, कोई भी चिन्ह बनाना चाहते हो, तो इस पर जो है से धपाक से मार दो। आटे की गोली लो, और जो भी उस पर जो है चिन्ह वगैरह आप बनाना चाहते हो, ऐसे धपाक से मार दो, चिन्ह बन जाएगा, चिन्ह अंकित हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार जो है ये आहत सिक्के, इन आहत सिक्कों पर जो है कुछ लिखा वगैरह नहीं है, बल्कि इन्हें जो है इन पर ऐसे ठप्पा मार के जो है बनाया गया है, अंकित किया गया है। समझ में आ गया होगा, है ना, इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है मथुरा के विषय में, है ना, मथुरा के विषय में। तो आपको पता होना चाहिए कि मथुरा व्यापार और यातायात के दो मार्गों पर जो है स्थित है। अब दो मार्गों पर स्थित होने के कारण जो है इसकी महत्ता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और ये जो है एक सांस्कृतिक, धार्मिक वगैरह का भी केंद्र है, तो इसलिए भी इसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है ये मूर्ति बनाने का भी केंद्र है ना। श्री कृष्ण की जो है प्रार्थना स्थली है, श्री कृष्ण की जो है श्री कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र वगैरह है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी महत्ता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यही सारी बातें जो है यहाँ कही गई है ना। तो जितना मैंने बताया वही सारी बात कही गई है, कि ये जो है दो व्यापार और क्या बोलते हैं यातायात के मार्ग पर स्थित है, इसलिए जो है इसकी महत्ता है। और इसके चारों ओर जो है शहर की किलेबंदी है, मंदिर नगर है, कृष्ण भक्ति का जो है महत्वपूर्ण केंद्र है, और जो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी ये केंद्र है। और मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, तो कुषाणों की पहली राजधानी क्या है, तो पेशावर है। ऐसा एनसीईआरटी ने जो है, अब देखो एनसीईआरटी भी आपके साथ मजाक कर रही है, कि पहला फैक्ट जो है यहाँ दे दिया कि मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। भैया यही आपको दे देना चाहिए, है ना, कि पेशावर उनकी पहली राजधानी थी, फर्स्ट जो है राजधानी थी। इसको अगले अध्याय में नहीं देना चाहिए था, यही आपको दे देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो है आप चीजों को जोड़ते चलिए, यहाँ पढ़ लो, समझ लो, बहुत अच्छा है। इतनी बात आपको समझ में भी आ गई होगी, है ना, कि मथुरा जो है कुषाणों की सेकंड राजधानी है, और फर्स्ट राजधानी क्या है, पेशावर। और ये सारी बातें जो है आप देख ही लिए, और जो है भगवान श्री कृष्ण को आप जो है एक बार प्रणाम कीजिए, है ना, मथुरा की धरा को जो है आप नमन कीजिए, और आगे बढ़ चलिए।
आगे आपसे कहा जा रहा है अरिकामेडु के विषय में। तो अरिकामेडु भैया पुद्दुचेरी में है। अरिकामेडु कहाँ है? तो पुद्दुचेरी में है। और एक यह जो है क्या है? पत्तन है। क्या है? पत्तन। ठीक है, ये एक पत्तन है। अरिकामेडु क्या है? तो पुद्दुचेरी में है। और एक यह क्या है? पत्तन है, पत्तन है, पत्तन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।